ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहार में। कहते हैं हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है और आप जो है अपने घर में ज़रूर तिरंगा लगाए। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं, ना केवल स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है। ये झंडा आपको हमारी पहचान, हमारा गर्व याद दिलाता है, इसलिए ज़रूर हर घर तिरंगा ज़रूर लगाए। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम अनमोल वचन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। उस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। कहते हैं ज़िंदगी को सुचारू रूप से और सही ढंग से चलाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। जो सर किताबों में हमेशा लीन रहता है, वही ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आज हम शिक्षा जगत से ही बात करेंगे और जानेंगे क्यों ज़रूरी है हमें शिक्षित होना, साक्षर होना, ताकि हम ज़िंदगी को आसान बना सकें। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नंदू कुमार जी, जो कि प्राचार्य है सेंट जॉन्स एकेडमी कंकरबाग। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम शैक्षणिक जगत की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे ज़रूरी है रुझान आना इस क्षेत्र में। तो कैसे रुझान आया, कुछ अगर बताना चाहे तो। शिक्षा के क्षेत्र में जो रुझान मुझे आई करीब 10 साल पहले। हालांकि उसके पहले हमारी शिक्षा की अलग हमारी अपनी व्यक्तिगत पढ़ाई रही है जी। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में आने का मुझे रुझान इसलिए आया क्योंकि आज के समय में शिक्षा के द्वारा हम दूसरे के जीवन में हम एक दीपक जला सकते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, दूसरों को एक लीडरशिप या नेता बनने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं जी। और उस तरह से वो व्यक्ति अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर, एक नई उड़ान की ओर वे लोग जा सकते हैं जी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और उसी का ध्यान रखते हुए मैं भी सोचा कि मैं दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। शिक्षा के माध्यम से दूसरों के जीवन में विकास ला सकता हूँ, दूसरों के जीवन में बदलाव ला करके वो उनके जीवन में खुशियाँ ला सकता हूँ। तो इस तरह से अपने आप को मैं सक्षम बनाया। शिक्षा के द्वारा शिक्षण में भी समय समय पर अलग अलग शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने खुद ही ट्रेनिंग किया। उसके बाद अपने आप को निपुण बनाया और विभिन्न प्रकार के कौशल से भी मैं अपने आप को परिपूर्ण किया। तो इस तरह से जब हम अपने आप में परिपूर्ण हैं कौशल से, निपुणता से शिक्षा के क्षेत्र में, तब हम दूसरों को उतना ही दे सकते हैं। जी जी जी। तो उस तरह से हम अपने आप को बनाया और वो रुझान उसी तरह आने लगा। और जब बात करेंगे सर की, जैसे आपने कहा कि पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, अगर आप किसी को तैयार करवाना चाहते हैं तो आपके नज़र में आजकल जो महिलाओं की शिक्षा है या लड़कियों की जो शिक्षा है, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अभी भी लोग बहुत सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने में या फिर जो हायर एजुकेशन है, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, आज के समय में महिलाओं को या जो लड़कियां हैं उनको स्कूल भेजने में अधिकतर लोग तो उसके प्रति सकारात्मक हैं, पेरेंट्स लोग सकारात्मक हैं। भले ही बिरले ही कुछ गांव में ऐसा जहां पर शिक्षा का दीप नहीं जला है, वहां पर अभी तक अनभिज्ञ है। लेकिन जहां तक अधिकतर मेरा मानना है कि आज के समय में माता पिता जो हैं सजग हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं, जो एक गरीब व्यक्ति भी है वे भी चाहते हैं अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, है ना, ताकि हम जो जैसे हैं आज, मेरे बच्चे कल वैसे ना हो, है ना। जिस मुकाम में हम हैं अभी आज हैं, हमारे बच्चे कल उस तरह से मेरे समान कठिनाइयों से, समस्याओं से न लड़े, बल्कि उसको लड़ करके वे एक अच्छे व्यक्ति बने और हमसे ऊपर हो। जी। या इस
और सर आप प्राचार्य हैं जी। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक पद होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, बहुत चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रह रहा है ये? जहाँ तक विद्यालय की बात है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी, ना एक नहीं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि अभिभावक, शिक्षकों और बच्चों लोगों के बीच सामंजस्यता रखना, है ना। बच्चे का समस्या अलग होती है, माता पिता की समस्या अलग होती है, शिक्षकों की समस्या अलग होती है। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों के छोटी छोटी गलतियाँ होती है, लेकिन वो गलतियाँ उसको बदल सकती है ना। जब गलत नकारात्मक चीज़ें बच्चे करते हैं, नटखटी करते हैं, तो उसमें वहाँ पर दूसरे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ को वहाँ पर अनुशासन लाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। तो उस तरह से बच्चों लोगों को स्कूल के नियमों को पालन करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नियम बनाए जाते हैं और बनाते हैं, और उनको बच्चे लोगों को अमल करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं सकारात्मक रूप से। क्योंकि जब हम बच्चे लोगों को एकदम जिद्दी के द्वारा या पूरा उस तरह से फोर्स करके बच्चे लोगों को अगर कोई चीज़ को करने के लिए कहा जाए, तो बच्चे और उसमें उदंड हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको सकारात्मक रूप से बच्चों में रुचि दिखा करके, बच्चों में जो कौशलता है, उनमें जो गुण है, उनको बाहर निकाल करके, उनको हर बच्चों को, कमज़ोर बच्चे को और जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई में तेज़ हैं, उन सारे बच्चों लोगों को भी ध्यान देते हुए उसके अनुसार उसको सजग कराना और उनके गुणों को, उनके कौशलताओं को उनसे वाकिफ़ कराना। जी, ज़रूरी है। और सर आपने बहुत सही कहा कि बच्चे को सकारात्मक रूप से ढालने के लिए बहुत आवश्यक है कि उनके स्तर पर आके सोचा जाए। अभी सर आपने कहा कि हम लोग बच्चे को जो है उनके हिसाब से समझाते हैं, लेकिन शिक्षा पद्धति भी बदली। अब बच्चे को रूड होकर नहीं बता सकते, उनको मार नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले के ज़माने में बच्चे ये सब चीज़ों से डरते थे, तो चीज़ें बहुत आसान थी। तो कितना मुश्किल है आपके लिए? ये बात सही है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों को शिक्षकों के द्वारा बहुत मार लगती थी। जब हम लोग गलतियां करते थे तो बहुत पिटाई होती थी। लेकिन आज का बच्चे ऐसे नहीं हैं, आज के शिक्षक भी ऐसे नहीं, आज के नियम भी ऐसा नहीं है। आपने ठीक कहा, आज बच्चे बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं। अगर बच्चे को छू दिया जाए तो बच्चे को एक नकारात्मक फीलिंग होता है, उन्हें नकारात्मक अपने आप में महसूस करते हैं। और जब उनको अगर पीटा जाए किसी के सामने, दूसरे बच्चे लोगों के सामने भी पीटा जाए उनको, या कुछ मारा जाए, तो वो पसंद नहीं करते हैं ना। तो उसी तरह से हम भी अपने शिक्षकों को यह हिदायत और दिया हूँ कि किसी बच्चे को छूना नहीं है, मारना तो दूर की बात है। तो उसी तरह से आज के बच्चे में बुद्धिमत्ता और उनकी शिक्षा दीक्षा में विकास हो रहा है। तो आज के समय में है बच्चे फ्री हैं, और बच्चे इतना फ्री हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने आप से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। यहाँ तक कि कक्षा में आने के पहले भी बच्चे बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं। जब उसको होमवर्क दिया जाता है तो घर में बैठ कर के उसको काफ़ी गहन करते हैं, बहुत गहन करते हैं। तो उसके बाद इतने पढ़ लेते हैं बच्चे कि कक्षा में आकर के, यहाँ तक कि शिक्षकों से पहले ही उनको बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती है, और बच्चे ही सवाल कर लेते हैं शिक्षकों से। तो उस तरह से बच्चे आज के समय में सक्षम है, निपुण है। इसलिए भी कि आज के समय में मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ उपलब्ध है, हर घर में, हर बच्चों के घर में उपलब्ध है। बच्चे सब कुछ भी अगर जानकारी लेना है तो मोबाइल खोलते हैं, बस उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो वे अपने आप में वो सक्षम है, बच्चे निपुण है, ऑलरेडी कुछ चीज़ों को पहले से जानते हैं। तो शिक्षक जो है जब तक कि कुछ नई चीज़ बताएंगे, कुछ नए तरीके से नहीं बताएंगे, नए शिक्षण पद्धति नहीं अपनाएंगे,
कक्षा को किस तरह से रुचि कर बनाना है, उस तरह से अगर तैयारी नहीं हुए हैं, अगर शिक्षक लेसन प्लान बना करके अच्छी से तैयारी करके अगर नहीं आएंगे क्लास में, तो उस तरह से उनके क्लास जो है उतने सफल नहीं होंगे, फलदायक नहीं होंगे। अगर वो अच्छी तरह से तैयारी करके आते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और बच्चों को और निपुण और सक्षम बना सकते हैं, शिक्षित बना सकते हैं। लेकिन चुनौतियां हमारे लिए तो बहुत है ना। बच्चे जब किसी से, विशेषकर बच्चे किसी से लड़ झगड़ जाते हैं ना, क्लास में हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे अपने आप में मनमुटाव कर लेते हैं और धीरे धीरे वे किसी को हाथ चला देते हैं। तो जहाँ तक हमारे विद्यालय की बात है, कोई भी बच्चे अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसको तुरंत सस्पेंड करते हैं, क्योंकि यह नियम हमारे स्कूल के नियम हैं कि यहाँ पर बच्चे लोग कोई भी हाथ नहीं छोड़ेंगे किसी पर, है ना, मारपीट नहीं करेंगे। तो वहाँ पर फिर भी वह चीज़ जो है बहुत संवेदनात्मक है, भावनात्मक है बच्चों के लिए। तो न केवल मारपीट जो है नियम के अनुसार वो नहीं करना है, बल्कि बच्चों के हित में भी कभी कभी ऐसे बच्चे लोगों को दोनों तरफ से हमको देखना होता है कि कौन गलती में है, कौन गलती में नहीं है। उनको बच्चे अगर गलती में है तो उसको एहसास दिलाना, है ना। सस्पेंड किए, लेकिन वो थोड़े समय के लिए बच्चों को रियलाइज़ करने के लिए होता है, बच्चों को समझदारी आने के लिए होता है, अनुभव और महसूस करने के लिए कि हम वास्तव में मैं क्यों गलती किया और ये मेरा गलती था, उसको मुझे स्वीकार करना है। तो उसमें उसके जीवन में और बदलाव लाने के लिए, तो उस तरह से वहाँ पर दोनों बच्चे में तालमेल कराना, ये हमारे लिए चुनौती हो जाते हैं। उनके पेरेंट को बुला करके, माता पिता को बुला करके उनसे बात करना। तो अभी कल ही एक ऐसा केस हुआ, दो बच्चे लड़ गए कक्षा से बाहर ब्रेक के समय में बच्चे एक दूसरे से बाती कर लिए, हाथ भी चला दिए। तो मैंने तुरंत उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि अभी आपका बच्चा सस्पेंड हो गया है, कुछ दिन के लिए घर में रखिए उनको, बच्चे को, उसके बाद आपको कॉल जाएगा विद्यालय से, तो आपको बुलाया जाएगा। तो तुरंत वहाँ पर क्या है कि अगर वैसा बात होता है तो दूसरे बच्चे को समझ में आना चाहिए कि वो सस्पेंड हो गया है, तो बच्चे वो सचेत हो जाते हैं। तो जहाँ तक नियम है उतना हार्श नियम भी तो नहीं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उनको रियलाइज़ होने के लिए, उनके जीवन में बदलाव आने के लिए, संभलने के लिए उस तरह से नियम बनाए जाते हैं। तो लेकिन वो हमारे लिए चुनौती होती है। और ये बहुत बड़ी चुनौती है एक तरह से अगर कहें तो। समय के साथ साथ एकाग्रता की भी कमी बच्चों में देखी जा रही है आजकल, खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ पे हम एक चीज़ को ढूंढने के लिए पहले मतलब हज़ारों किताब उल्टा दिए जाते थे, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन उपलब्ध है। तो कहाँ तक ये बच्चों के माइंडसेट पे असर डाल रही है और कहाँ तक उनको ईज़ी लगता है कि ये चीज़ें ईज़ी मिल जा रही हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बच्चों के रुचि पर निर्भर करता है। देखिए, आज के पहले था कि जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ देखना है तो हम किताब खोल करके लाइब्रेरी में जाते थे, अलग अलग क्षेत्र में के किताब निकालते थे, अलग विषयों के किताब निकालते थे, पढ़ते थे, जानकारी लेते थे और उसमें अपना काम आगे करते थे। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास में पूरी दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल हमारे पास हैं, बच्चे आज के समय में जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से बच्चे लोगों को हर बच्चे के पास मोबाइल है, यहाँ तक व्यक्तिगत मोबाइल है बच्चे के पास, तो उसको इजी एक्सेस है। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ को अगर बच्चे को जानना है या कोई भी चीज़ की तैयारी करनी है तो बच्चे तुरंत ही इंटरनेट में सर्फ कर लेते हैं और कोई भी जानकारी तुरंत उपलब्ध करा लेते हैं। तो जहाँ तक एकाग्रता की बात है, एक चीज़ की बात है, तो जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है वो तुरंत ही यूं ही वो उनको मिल जाता है। जब इंटरनेट से उनको जानकारी मिलती है वो मिल जाती है। क्योंकि बच्चे को तो कोई मनन चिंतन या योग या आध्यात्मिकता तो करनी नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा एकाग्रता की बात है। ठीक है, एकाग्रता की बात है, लेकिन
आज के समय में जानकारी जो है, जो चीज़ को हम एकाग्र होकर के हम बच्चे पाना चाहते हैं, वे उनको तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है। तो बच्चे तुरंत उस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेती हैं। और अभी देखा गया है जैसे कि अपार्टमेंट्स में रहना, क्योंकि अब बड़े बड़े घर नहीं रह गए, वो आंगन नहीं रहा, तो वो मतलब बच्चे उस चीज़ से अब अछूते होते जा रहे हैं। बाहर खेलना उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो कितना प्रभाव पड़ रहा है और स्कूल का इसमें कितना रोल प्ले करती है? जी ये सब जो है ज़्यादातर शहर में की बात है। जो बच्चे लोग शहर में हैं, शहर में जगह की कमी होती है, वो स्वभावतः। जैसे पटना की बात ले लें, पटना में अभी तो मेट्रो आ रही है और ट्रैफिक है और जगह की कमी है, लोग गांव से लोग आ रहे हैं पटना की ओर, तो धीरे धीरे क्या है कि शहर में और जगह जो है संकीर्ण होते जाती है, तो वहाँ पर जगह की कमी हो जाती है। ज़रूर ये बात तो सही है। तो वहाँ पर क्या करना है, बच्चों को घर में जिसे रहते हैं तो बच्चे को थोड़ा घर से बाहर निकलने का, थोड़ा सा भ्रमण करने का, थोड़ा मैदान की ओर थोड़ा सा वॉक करना, थोड़ा कोई गेम खेलना। बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पर कुछ मैदान हैं तो वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। अभी हमारे विद्यालय में आत्या पात्या गेम चल रहा है, मतलब बच्चे लोगों को, तो हमारे पास थोड़ा जगह है, हमारे मैदान है, खेल के मैदान है, तो वहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं। तो बाहर से लोग आते हैं सिखाने के लिए, और बच्चे को मैं प्रेरित करता हूँ, उनको उत्साह बढ़ाता हूँ कि आप इस गेम में जाइए। ये इधर के लिए तो थोड़ा अभी उतना एकदम फेमस गेम तो नहीं है, लेकिन अभी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे और वो हम लोग में प्रचलित हो रहा है। उस गेम के लिए मैं उसको प्रेरित करता हूँ, ताकि उस खेल को खेल करके घर में जो बंद रहते हैं उस तरह का मनोभाव तो नहीं आएगा, कम से कम उनमें बाहर निकलने की मनोभाव उसमें पैदा होगी। अभी सर हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन अनुशासन में और जब उनके अंदर की क्रिएटिव चीज़ों में, जब इस दोनों में संतुलन बनाए रखना होता है, तो एक स्कूल की क्या क्या जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है? जी देखिए, अनुशासन एक अलग चीज़ है, संरचनात्मक क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ है। अनुशासन जहाँ तक की बात है, विद्यालय है तो वहाँ पर अनुशासन रहना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर बच्चों लोगों के लिए। बच्चे लोगों के लिए अगर जैसे हो गया समय पर विद्यालय आना, वो पंक्चुअलिटी है। अगर बच्चे समय पर विद्यालय नहीं आएंगे तो वो असेंबली में भाग नहीं ले पाएंगे। अगर असेंबली में भाग नहीं ले पाएंगे तो बहुत सारे चीज़ों को सीखने से वे पीछे अपने आप को छोड़ देंगे। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है, निर्देश दिए जाते हैं प्रधानाध्यापक के द्वारा, तो अगर उसको नहीं सुनेंगे तो वो उनके लिए उससे अनभिज्ञ हो जाएंगे, उनको जानकारी प्राप्त नहीं होगी और वो बच्चे गलती करेंगे बाद में जा कर के। तो ये समय पर विद्यालय आने की बात हो गई, ये एक अनुशासन है, एक है ना। फिर विद्यालय के बहुत सारे शिक्षा पर या क्रियाकलाप पर या विद्यालय में किस तरह से व्यवहार करना है, उसके छोटे छोटे नियम होते हैं। वो छोटे छोटे नियम जो हैं बच्चों को सक्रिय बनाने के लिए, बच्चे लोगों को सही दिशा देने के लिए ये छोटे छोटे नियम जो होते हैं तो वो भी अनुशासन में आते हैं। अगर वो चीज़ नहीं रहेंगे तो बच्चे को फिर सही दिशा में उनको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कुछ गंभीर बातें भी होती हैं। अगर अनुशासन नहीं है तो बहुत सारी गंभीर बातें भी हो जाती हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा की बात, बच्चे लोग लड़ झगड़ जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चे लोग तो लड़ते ही हैं, कभी कभी दोनों बच्चे अपने अपने माता पिता को जा कर के बताते हैं। माता पिता को जानकारी होती है कि मेरे बच्चे विद्यालय में लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं, तो दोनों बच्चों के माता पिताओं के लिए भी एक सिर दर्द हो जाता है। तो उस तरह से और गंभीर बातें हो जाती। कभी कभी तो बच्चे के लड़ाई झगड़ा के चलते माता पिता भी
दोनों परिवार में, दो परिवार में मतभेद हो जाता है, एक दूसरे को टीका टिप्पणी या किसी तरह से वे लोग वहाँ तक लड़ाई चली जाती है। तो ये सारी गंभीर बातें हैं, उसके चलते अनुशासन विद्यालय में होनी है। तो जैसे कि कहा कि जो बच्चे मारपीट किया उसको तुरंत सबसे पहले उनको सस्पेंड करना है, ताकि अन्य बच्चों को यह संदेश मिले कि उसको सस्पेंड किया गया है। जहाँ तक सक्रियता, क्रिएटिविटी की बात है, सक्रियता की बात है, बच्चे लोगों को क्रियात्मक होना है, सक्रिय होना है, रचनात्मक होना है, ताकि बच्चों में सीखने की बुद्धिमत्ता और बढ़ जाती है और उस क्षेत्र में बच्चे और अधिक से अधिक वे सीखने लगते हैं। और बच्चे जब अपने से कुछ सीखते हैं, अपने से कुछ नया चीज़ बनाया, तो वो बच्चे को भी यह एहसास होता है कि हमने कुछ औरों से अलग बनाया हूँ, औरों से कुछ अलग किया हूँ। तो उसमें एक अहम की भावना आ जाती है, उसमें अपने आप को अभिमान महसूस होता है, उसमें एक ईगो आ जाती है। तो वहाँ वह चीज़ जो है बच्चों के लिए कुछ हद तक ठीक होता है, क्योंकि बच्चों में शुरू से ही उसमें एक नया चीज़ बनाने का, नया चीज़ करने का उसमें जुनून होना चाहिए, जलवा होना चाहिए, ताकि और वो बच्चे जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तो उनके और मानसिकता में, बुद्धिमत्ता में विकास होगा, जिसके चलते वो अपने आप को हमेशा क्रियात्मक बनाएंगे, रचनात्मक बनाएंगे। तो दोनों में सामंजस्यता अगर जहाँ बनाने की बात है, तो बच्चे लोगों को अपने आप को इस तरह से निपुण, सक्षम और शिक्षित बनाना है, इन सारे अनुशासन के दायरे में रहते हुए। जी। और अभी सर जिस तरीके का समय चल रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों पे, और कहने का एक पेरेंट्स पे भी है कि जो बगल के बच्चे हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में बच्चे काफ़ी प्रेशराइज हो जा रहे हैं, स्कूल का भी होमवर्क है, फिर घर आ रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यालय है तो वहाँ पर देखिए कितना भी समान रूप से विद्यालय में पढ़ाया जाए या समान रूप से कोई भी क्रियाकलाप को करवाया जाता है, लेकिन वहाँ पर बच्चे अलग अलग IQ के हैं ना, बुद्धिमत्ता उनकी अलग अलग है। उस तरह से जो बच्चे का जो IQ तेज है, थोड़ा सा बुद्धि तीव्र है, तो वो बच्चे स्वभावतः वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी क्षेत्र में उनको अगर कोई चीज़ करने के लिए दिया जाए, स्कूल से कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए, तो वो बच्चे उससे ज़्यादा हमारे देने से ज़्यादा वो कर लेते हैं बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी IQ कम होते हैं और जिनकी बुद्धिमत्ता कम है और जिनको उस तरह से व्यवस्था नहीं है, घर में सुविधा नहीं है, और जो लोग थोड़ा सा मिडिल क्लास के हैं, तो उसमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए उपलब्ध आसानी से नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स लोग। तो वहाँ पर भी बच्चे लोगों पर असर पड़ता है। तो उसके अनुसार वो दो प्रकार के बच्चे हो जाते हैं, यहाँ तक कि क्रियाकलाप के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी वहाँ पर जो है विभिन्नता आ जाती है। और जिस तरह से जो बच्चे अगर कोई भी क्षेत्र में तेज हैं, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे कि उसको हम और कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे कोई चीज़ में जिसकी कमी है, उनको तो हम लोग दे सकते हैं, उसमें कमी है तो उनको दे सकते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षक को बोलेंगे कि इस बच्चे पर थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दीजिए, और सफलता के अवसरों को उनको प्रदान करना, उनके निपुणता कौशलता को चाहे छोटे छोटे हों, उनके छोटे छोटे कमजोरियों को देख करके और उसको देखते हुए उसमें जो अच्छाई भी है, अगर छोटा भी अच्छाई है, अगर कुछ एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला, तो उसमें भी उनको उत्साह बढ़ाना ना, व्यक्तिगत रूप से उत्साह बढ़ाना, तो वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे उस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं, तो उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम क्या योगदान दे सकते हैं जी। तो वहाँ पर उस बच्चे लोगों को भी और
आगे जाने के लिए उसी लेवल के कुछ चीज़ों को बताना है जिसमें बच्चे और रुचि हो करके उसे आगे कुछ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे एस्पेक्ट को बताया, बच्चों के हर एक चीज़ों को अपने नज़र से बताया, लेकिन अभी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि बच्चों का मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समय के साथ साथ पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं, कैसे वो समझे। और लोग कहते हैं कि बच्चा है तो उसको क्या ही हेल्थ इशू होगा, मेंटल हेल्थ। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? या बच्चे लोग तो शारीरिक रूप से तो वे लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि बच्चे को खाना मिलता है, हर चीज़ मिलता है, शारीरिक रूप से ठीक अधिकतर बच्चे अच्छे रहते हैं। लेकिन आज का जो समस्या है, बच्चे का मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक तनाव जो हो जाते हैं, मानसिक रूप से बच्चे को अलग अलग छोटे छोटे बीमारियां होते हैं पढ़ने वाले बच्चे में, है ना। तो उस बीमारी के अनेक कारण होते हैं, और उसका कारण जो है सबसे पहले घर में शुरू होता है। बच्चे तो विद्यालय में 6 घंटा से 7 घंटा है, ठीक है, लेकिन आपके पास तो बच्चे मतलब 18 घंटा 17-18 घंटा आपके घर में हैं। बच्चे किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से माता पिता का मार्गदर्शन मिल रहा है, आप बच्चे को कितना समय देते हैं, बच्चे की भावना को आप किस तरह पेरेंट्स समझते हैं, कितना समझते हैं, क्या बच्चे खोज रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, किस तरह का वो मनोभाव उसका बच्चे का है, उन सारी चीज़ों को समझना, उसके अनुसार बच्चे के साथ व्यवहार करना, वही चीज़ जो है विद्यालय में जब बच्चे आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ। जब दूसरे बच्चे से मेल करते हैं, बातचीत करते हैं, या बच्चों के साथ में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर उसका असर पड़ता है। अब जैसे सुबह में बच्चे लेट आते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा लेट आ रहे हैं, एक बच्ची है, एक 6th या 7th में पढ़ती है, वो अक्सर 10 मिनट असेंबली के बाद वो आती है। उनको मैं लगातार वो आ रही थी, तो उनको मैं पूछा बच्चा को कि आप क्यों लेट आ रहे हैं, है ना, क्यों लेट आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा घर से तो स्कूल थोड़ा उनकी दूरी है, उनको पैदल आना होता है। दूसरी बात है कि माँ समय पर खाना बना करके, मतलब ना लंच बॉक्स तैयार करके नहीं दे पाती है, देर तक पकाते रह जाती है, उसके कारण मैं लेट हूँ। तो उस तरह से माता पिता को भी, मम्मी को भी ये इस बात को जानना है कि बच्चे को सही समय पर भेजने के लिए हमको सही समय पर उनका लंच तैयार करना है। तो उनके जब एक प्रधानाध्यापक होकर के उस बच्ची को मैं पूछा, तो उसका असर जो है उनके मनोभाव पर पड़ता है। जब मैं पूछता हूँ कि आप क्यों लेट हैं, तो बार बार उनको पूछना पड़ता है। तो उस तरह से उनके प्रति, माता के प्रति एक नकारात्मक भाव आ जाती है कि मेरी माँ सही समय पर खाना बना करके नहीं देती है, लंच बॉक्स तैयार करके नहीं देती है। तो उस तरह से छोटे छोटे ये चीज़ हैं, लेकिन वही चीज़ जो है पूरा दिन भर उस बच्चे के मन में घूमते रहेगा कि आज मैं प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल हमको डांट दिए, या वो हमसे सवाल कर रहे हैं क्यों लेट हैं। तो वो सब छोटे छोटे चीज़ जो है उनमें तनाव आने लगता है, और उसका प्रभाव पढ़ाई पर भी पड़ने लगता है। जी बहुत अच्छी बात कही सर आपने। बस अब ये कहना चाहिए कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल के साथ साथ घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलते चलते सर आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे आजकल की पेरेंटिंग और शिक्षा के बारे में? आज की शिक्षा जो है बच्चे को एक समुचित और एक सुगम और एक आसान माहौल देना है, उनको एक आज़ादी देना है। और आज़ादी को दे करके उसमें क्या है, बच्चे वो सीखते हैं अपने से जब उनको आज़ादी देते हैं, लेकिन उतना भी आज़ादी नहीं देना है जिसमें बच्चे जो है पथभ्रष्ट हो जाएं, मार्ग से विचलित हो जाएं। लेकिन बच्चों को सीखने के लिए, रचनात्मक होने के लिए उनमें कौशलता ज़रूरी है, निपुणता ज़रूरी है। अपने से सीख करके उनको जानना है, अपने से कर करके उनको समझना है, और कोई भी चीज़ों को सीखना है ना। और पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर अधिक उनको आज़ादी देना है, और उनको
जितना भी भरसक हो उनके जो जिस क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनका मनोबल बढ़ाना, उसका उत्साह बढ़ाना, ताकि बच्चे उसमें रुचि होकर के उसमें और उनका उत्साह बढ़े, ताकि वो और आगे जा सके। बच्चे जिस क्षेत्र में वो उनकी रुचि है वो उसमें और ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। जी सर, आप हमारे शो में हैं और आपने इतनी अच्छी बात कही और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा। तो कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है बिहार विहान दूरदर्शन केंद्र, फ्रेज़र रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@gmail.com। तो आपके ख़त का हमें इंतज़ार रहेगा और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल। नमस्कार।